तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चैप्टर है ना, क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन पॉइंट से बनते हैं और वन लाइनर बनते हैं एंड असेशन एंड रीजनिंग, तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज। अब देखो, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ना हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स का ही स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। रीजन, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रम पढ़ना आसान होता है, मतलब इनके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। जबकि अगर हम इनसे हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम पढ़ें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसीलिए हम इस लेवल पर उनको नहीं पढ़ते। तो हम हमेशा किसका स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स का। ठीक है, तो देखो, जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में ना 5 रीजन्स आते हैं, और वो रीजन्स का नाम क्या होता है, एक तो ये पूछा जाता है। जैसे पहला रीजन होता है आपका लाइमन सीरीज। देखो, मैं ना यहाँ पे सीरीज के नाम बोलूंगी, फिर बताऊंगी कि उनको कौन से रीजन में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ठीक है, जितनी भी लिखी हुई है, जैसे अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबकी सब। तो जो लाइमन सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर पड़ती है। जो बाल्मर सीरीज है वो हमारी विजिबल रीजन के अंदर पड़ती है। एंड पाश्चन, ब्रैकेटी एंड पीफेंट सीरीज हमारी पड़ती है किसके अंदर, इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास में प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स में वो क्या पूछता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन n²। एनर्जी का फॉर्मूला है, वैसे एनर्जी का फॉर्मूला एक अलग से भी होता है जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, पर उससे ज्यादा इसके बेस पे हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाते हैं। क्यों? यहां पर वो क्या करेगा, एनर्जी की रेशियो आपसे पूछ लेगा। अब यहाँ पर Z होता है एटॉमिक नंबर और N होता है कि कौन सी शेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो मान लिया उसने आपको 2 अलग अलग एटम दे दिए, सपोज एक हाइड्रोजन का और एक लिथियम का, तो बोलेगा कि मान लिया हाइड्रोजन का आपके पास में जो एटम है वो क्या है, फर्स्ट शेल के अंदर है, और लिथियम का मान लिया सेकेंड शेल के अंदर है, तो बताओ उनकी एनर्जी की रेशियो क्या आएगी। इस टाइम से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर वो क्या पूछेगा कि आपके पास में सेम एटम है, अगर सेम एटम है तो Z की वैल्यू सेम हो जाएगी, लेकिन सेम एटम के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन तो आपका है फर्स्ट शेल के अंदर, एक है सेकेंड शेल के अंदर, तो बताओ उनकी एनर्जी का रेशियो, तो हम निकाल सकते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, वो पूछेगा कि एनर्जी का जो आपके पास में n है इसके साथ में क्या रिलेशन है। भाई एनर्जी जो है आपके पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या एनर्जी के डायरेक्ट एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओनली n के, या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओनली n के। तो 4 ऑप्शन बच गए। तो हमारे पास में जो अगर हमें ये फॉर्मूला पता होगा तो हम आंसर निकाल सकते हैं दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, n² के। यानी जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा आपके पास में तो एनर्जी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब मैक्सिमम एनर्जी हम मान के चलते हैं किसी भी एटम के अंदर 0, जो कि इनफाइनाइट पोजीशन पर हम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस। सो रेडियस आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है z के, z² के नहीं z के। तो इसी तरीके से आपको रेडियस का भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के। तो ये 3 फॉर्मूले से 3 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। नेक्स्ट है राइट बर्ड फॉर्मूला। राइटबर्ड फॉर्मूला क्या है आपके पास में, एक तो मैंने लिखा हुआ है 1/λ, और एक मैंने इसे फ्रीक्वेंसी का साइन बना के ऊपर बार लगाई हुई है, तो इसको हम बोलते हैं म्यू बार, या फिर वेव नंबर का सिंबल होता है हमारे पास में ये, जो कि 1/λ के बराबर होता है। सो ये बराबर होता है R इज इक्वल टू राइटबर्ड कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2² मल्टीप्लाई में z²। यानी z क्या है आपके पास में एटॉमिक नंबर होगा, और n होगा कि कौन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। यहां से न्यूमेरिकल कैसा बनता है आपके पास में, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे है। वो पूछेगा कि आपके पास में क्या है कि एक एटम सपोज हाइड्रोजन का है और दूसरा सपोज लिथियम का, या कोई भी दे सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है।
फर्स्ट जो आपके पास में हाइड्रोजन का एटम है, सपोज उसके अंदर बता दे N1 और N2 की वैल्यू, यानी मान लिया हाइड्रोजन का एक एटम तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका फर्स्ट शेल के अंदर है, सपोज दूसरा सेकंड शेल के अंदर, मैंने सपोज बोला है, ठीक है। और आपके पास में लिथियम का मान लिया एक सेकंड शेल के अंदर एक थर्ड शेल के अंदर है, तो आप दो इक्वेशन बनेंगी, इससे दोनों की वैल्यू पुट करोगे और फिर पूछ लेगा कि आपको ना वेवलेंथ की रेशो बताओ क्या है आपके पास में, किसकी, हाइड्रोजन और लिथियम की, या फिर उनमें से किसी एक की वेवलेंथ आपको दे देगा और दूसरे की निकालने के लिए पूछ सकता है। वो हम किससे निकालेंगे, राइट-बर्ड फॉर्मूला से, ठीक है। और यहां से अगर वेवलेंथ आपकी निकल जाती है तो फिर आप आगे एनर्जी भी निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से, ठीक है हमारे पास में। अब आगे आती हैं कुछ आपके पास में जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली प्रिंसिपल या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, इन्होंने बताया था डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में कौन से हाइपोथेसिस में बताया गया है, सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इन्होंने फॉर्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में mv। mv होता है आपका मोमेंटम के बराबर, जिसको हम p से भी लिखते हैं, तो हमारे यहाँ होगी हमारे पास में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर तो अप्लाई होती है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया आपके पास में, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे लार्ज साइज के पार्टिकल हो गए जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, जैसे आपके पास में फुटबॉल होगी, पेन हो गया, चौक हो गया, इनके ऊपर ना तो लगती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और ना ही हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है हमको, हेंसबर्ग ने ये कहा था, अनसर्टेनिटी लिख रखा है, मैंने अनसर्टेन लिख के छोड़ रखे हैं, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, इन्होंने ये बोला था डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन एंड डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इन्होंने बोला था कि किसी भी पार्टिकल की चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम आप एक साथ में नहीं निकाल सकते, यानी इन्होंने बोला था कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, यानी आप एक साथ नहीं निकाल सकते। किसने कहा था, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। इक्वेशन क्या दी थी, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई के बराबर होता है, या फिर जो मोमेंटम हमारा होता है, मोमेंटम बराबर होता है आपके पास में mv के बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ ना मोमेंटम mv के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पर mv लिख दूं और इस मास को नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे ओनली वेलोसिटी बच जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास में ये भी बन जाता है एक रूल, क्या कि चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये किसने बोला था, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। उसके बाद में आता है आवू प्रिंसिपल। ये आवू प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और होम्स रूल हमें बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो आवू प्रिंसिपल, आवू वर्ड से देखो, आवू कुछ आफत सा ऐसे रिलेट हो रहा है ना, तो आवू प्रिंसिपल ने ये बोला था एनर्जी के बारे में, यानी कि आप एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन की निकाल, मतलब देखो आवू प्रिंसिपल ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना ऑर्बिटल्स के अंदर, वो होती है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और एनर्जी, यानी कि ऑर्बिटल्स की जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। मतलब हमेशा पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाएगा उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। हमारे पास में किसकी एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी, मतलब ऑर्बिटल्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से अरेंज करेंगे और फिर उनके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। किसने कहा था, आवू प्रिंसिपल ने। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव, इन्होंने एक एक्सक्लूसिव बात बताई थी कि इन्होंने ये बोला कि भाई किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ना मैक्सिमम बस 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं हो सकते। किसने बताया था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने, ठीक है हमारे पास में। अब देखो नेक्स्ट है होम्स रूल। होम्स रूल ये बोलता है
कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं होगी, कब तक, जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर आपके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने बताया था पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, और दूसरा इन्होंने बताया था कि जब पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो हमेशा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के, यानी अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर कभी भी नहीं आ सकते। किसने बोला था, हुन्स रूल ने बोला था। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज हैं। कौन से फॉर्मूलाज है, देखो, अगर आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में निकालना है, भाई कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, इन्होंने कहा था ना वो प्रिंसिपल ने कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो मान लिया एक 3s ऑर्बिटल और एक 3p ऑर्बिटल है, अब इनमें से इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, 3s में या 3p में, तो उसको हम निकालते हैं n प्लस में l के फॉर्मूले से। n होता है कौन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और l होता है आपके पास में कि कौन सा आपका सब शेल है। जैसे s सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए क्या होती है आपके पास में 3 होती है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आगे नहीं लिखा हुआ या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ बता रखा है, खैर बाद में बता दूंगी। ये चीज समझ में आ गई कि L की वैल्यू क्या होगी और N की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे 3s और 3p की जब आप वैल्यू निकालोगे तो जिसमें भी n प्लस में L की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो जब हम निकालते हैं तो 3p के अंदर n प्लस में L की वैल्यू ज्यादा आती है 3s के कंपैरिजन में, तो पहले 3s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा फिर 3p के अंदर। ऐसे आप किसी के भी निकाल सकते हो, 3d 4s में कंपेयर कर लो या किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वो हमें कहां से पता चलता है, n प्लस में L के फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे 3s में देखें n की वैल्यू 3 होगी, L की वैल्यू 0, तो टोटल आ गया 3। जबकि मैं 3p के अंदर देखूं तो n की वैल्यू 3 है और p की 1, तो टोटल कितना आया 4। मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा है आपके पास में, n प्लस में L की वैल्यू किसकी ज्यादा आई, p वाले की, यानी कि पहले आपकी एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3p की। 3s की कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 तरीके की नोड्स प्रेजेंट होती है हमारे पास में। ठीक है, नोड्स उस एरिया को बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है आपके पास। 0 तो नहीं बोलेंगे, मतलब 99.9% होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं मिलेगा, तो उस रीजन को हम बोलते हैं नोड। ठीक है, जो आपका s सब शेल होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल नोड मिलती है, जबकि आगे हम pdf के अंदर अगर हम जाते हैं, सॉरी 1s के अंदर आपके पास में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्फेरिकल नोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी जितने भी और सब शेल होते हैं उनके अंदर s आपके पास में कौन सी सब शेल प्रेजेंट होगी, स्फेरिकल वाली भी और प्लेनर वाली भी। ठीक है, जैसे देखो अब वो आपको बोल दे कि भाई बताओ कि कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स हैं। सपोज उसने दे दिया 3p दे दिया आपको, अब बोलेगा कि 3p ऑर्बिटल के अंदर बताओ कितनी नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स हैं। तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है n माइनस l माइनस का 1। n के पता है हमें क्या होता है, l क्या होता है, तो पुट कर देंगे तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि 3p ऑर्बिटल के अंदर क्या है, कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड है। किसी भी ऑर्बिटल का निकाल सकते हैं, 3d का निकाल सकते हैं, 4s का निकाल सकते हैं, किसी का भी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लेनर नोड। प्लेनर नोड की जो वैल्यू होती है वो आती है L के बराबर, यानी कि जितना आपके पास में L मतलब एज्यूमिथल क्वांटम नंबर होगा उतनी ही नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स उस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगी। अगर वो पूछे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालो, सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस का 1। तो इससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ नोड पूछ ले, प्लेनर पूछ ले, स्फेरिकल पूछ ले, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास में s सबशेल होती है उसकी शेप होती है सर्कुलर। आपके पास में s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है तो आप उसको s सबशेल और ऑर्बिटल दोनों ही बोल सकते हो। p ऑर्बिटल की शेप होती है आपकी डंबल शेप, d ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल शेप या फिर क्लोवर लीफ शेप, और d ऑर्बिटल के अंदर एक एक्सेप्शन होती है, मतलब कि d के अंदर ना 5 ऑर्बिटल होते हैं, 4 तो एक जैसे होते हैं, एक की शेप अलग होती है, वो होता है 3dz²। इसकी शेप होती है डोनट शेप आपके पास में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से d ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डोनट शेप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होता है, फोर्स एक सेट होता है
4 नंबर्स का, और वो हमें क्या बताते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे, भाई कौन सी शेल में है, क्या एनर्जी है, क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब कुछ। तो देखो पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखो सारे फॉर्मूलाज में n था, यानी एनर्जी निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, सब हम किससे निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनर्जी के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेलोसिटी के बारे में कौन देगा, रेडियस के बारे में कौन देगा। दूसरा, जो मेन लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, उनको भी कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, हमने बोला कि शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि कौन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। शेल को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ शेल अगर आपकी n है, तो ऑर्बिटल का अगर निकालने हो तो वो होते हैं n स्क्वायर के बराबर, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर निकालने हो तो वो होते हैं 2n स्क्वायर के बराबर। 3 फॉर्मूले हमारे पास यहां से मिल गए, मतलब कि 2। नेक्स्ट होता है एजियोमिथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। सो एजियोमिथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर हमें बताएगा सब शेल के बारे में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक है, तो L की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है हमारे पास में, यानी कि आपके पास में जो L होगा उसकी वैल्यू 0 से n-1 के बराबर होती है। हमारे पास में क्या होती है, हमारे पास में कौन कौन सी सबशेल होती हैं, sp-df, आगे भी होती है पर हम sp-df ही पढ़ते हैं। तो अगर L की वैल्यू आपके पास में 0 आती है तो यानी वो S सबशेल है, L की वैल्यू अगर 1 आती है तो यानी वो P सबशेल है, L की वैल्यू 2 आती है तो यानी वो D सबशेल है, और L की वैल्यू 3 आती है तो यानी F सबशेल है। तो अगर मान लिया आपको ये निकालना है, जैसे वहां पर L है और मान लिया आपको 4F दे दिया, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वहां पर L की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 3 होगी। ठीक है, तो F के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, D के लिए 2 होती है। ठीक, आगे पूछ सकता है एनर्जी ऑफ सबशेल, भाई सबशेल की एनर्जी कैसे बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है F की, उससे कम D की, उससे कम P की और उससे कम S की, यानी S से ज्यादा एनर्जी P की, P से ज्यादा D की और D से ज्यादा किसकी होती है, F की। ये क्या है, एनर्जी ऑफ सबशेल्स का ऑर्डर है हमारे पास में। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो अगर आपके पास में सबके सब एक ही शेल से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 3 आपके पास में, देखो 4 से देखते हैं, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, फिर 4p में, फिर 4d में और फिर 4f में। क्यों, क्योंकि एनर्जी का ऑर्डर तो ये है आपके पास में। ठीक है, अब एजियोमेथल क्वांटम नंबर हमें बताता है फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। मेन लाइंस के बारे में बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और फाइन लाइंस के बारे में कौन बताएगा, एजियोमेथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू रेंज करती है -L से लेकर +L तक। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है 2L + में 1, यानी कि मान लिया कि मेरे पास में क्या था, सपोज 3s था मेरे पास में। ठीक है, मुझे निकालना है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आपके पास में क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो देखो कितने होंगे, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई में 0 + में 1, यानी कि 3s के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब देखो S सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं और F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट है आपके पास में स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को आप +1/2 एंड -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। +1/2 का मतलब है कि आपके पास में यहां पर देखो 2 तरीके की स्पिन होती है, एक प्लस और एक माइनस, यानी या तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा सबसे ज्यादा नीचे वाली साइड आता है। मान लिया कि इस तरीके से आपने कोई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया, तो यानी ये +1/2 स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे करा मतलब -1/2 स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन को ना ऐसे पूरे एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में मेन फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हो जाते हैं खत्म।